नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, और फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें, उसे भी फॉलो करें। हमारा QYIB.in जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, और PrakashTV.in हिंदी में, QYIB.in अंग्रेजी में, उसे भी आप फॉलो करें, लॉग इन करें। लेकिन यूट्यूब को तो अभी इसी वक्त जब आप देख रहे हैं तो आप जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें। ये मैं आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं। चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी की ट्रंप से जो मुलाकात थी वो चिर प्रतीक्षित मुलाकात थी, और उससे भी ज्यादा जरूरी मुलाकात थी एलन मस्क और नरेंद्र मोदी की। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मई 2024 के पहले एक खबर आई कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क भारत आ रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त पर, चुनाव के 1-1.5 महीने पहले, मार्च अप्रैल में उनको भारत आना था, ऐन वक्त पर उनका दौरा कैंसिल हो गया। उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। और उसके बाद आपको एक तस्वीर मिली होगी, एक वीडियो आपने देखा होगा, जब बिल गेट्स नरेंद्र मोदी के साथ हमारे प्रधानमंत्री आवास में इंटरव्यू कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का। और ये जो विपक्ष लगातार हर बात पर आलोचना करने के लिए तैयार रहती थी, उस विपक्ष ने एक बार भी इस इंटरव्यू पे कोई न तो सवाल उठाया, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। अब हमारा देश तो किसी और चीज में बिजी है, आप भी बिजी हैं। आपका कभी माथा ठनका नहीं, आपके माथे पर कभी किसी ने हैमर नहीं किया कि जरा इसका भी पता लगाया जाए कि साहब, जो कोई भी इंटरव्यू देने या लेने के लिए पहुंचता है, एक इकोसिस्टम है जो बड़ी तेजी से उसकी आलोचना करता है। मोदी कुछ भी करें, मोदी बायां देख ले तो आलोचनी, मोदी दायां देख ले तो आलोचना। तो ये जो आलोचना करने वाला जो पूरा समूह है, उसको उनको आलोचना करने का हक भी है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो आलोचना न करें। क्यों ना करें आलोचना? कहीं गड़बड़ी हो तो जरूर आलोचना करें। तो एक पूरा इकोसिस्टम जो आलोचना करने के लिए तत्पर रहा करता था, आज भी रह रहा है। उस वक्त तो बहुत तत्पर था वो पूरा इकोसिस्टम, और साथ ही साथ समूचा विपक्ष, शरद पवार की पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, राहुल गांधी की पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो। अखिलेश तो थोड़ा बहुत कभी कभार करते भी थे, लेकिन ये सारी पार्टियां, स्टालिन की पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, किसी पार्टी ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की गेट्स से मोदी के मुलाकात पर। क्यों? कभी आपने इस दिशा में सोचने की कोशिश की? नहीं की। आज मैं आपको डिकोड करके बताता हूं। असल में गेट्स के ये सारे शागिर्द हैं, और गेट्स शागिर्द है जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स और ये सारे लोग उनके शागिर्द बने हुए थे, आज से नहीं, जमाने से। जैसे जैसे डेमोक्रेट वहां जो कुछ भी बोलेगा, ये सारे लोग वही गाना गाना शुरू कर देंगे। राहुल गांधी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, इन दोनों को, कांग्रेस पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, ममता बनर्जी की पार्टी को, उद्धव ठाकरे की पार्टी को, शरद पवार की पार्टी को, खासतौर से आरजेडी बेचारा न 3 में है 13 में, उनको कुछ समझ में आता नहीं है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। तो ये सारे लोग मिल करके एक ही गीत गाना शुरू कर देते थे कि रिपब्लिकन पार्टी एकदम वाहियात पार्टी है, फार राइट विंग है, उनका कुछ लेना देना नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइट विंगर है। और राइट विंगर है तो सो कॉल्ड राइट विंगर भारत में भारतीय जनता पार्टी भी है, नरेंद्र मोदी भी है। फार राइट वाले लोग हैं। अब फार राइट और फार लेफ्ट क्या होता है, ये तो लेफ्ट वाले ही बताएंगे। लेकिन उनका यह कहना है कि राइट विंगर उधर ट्रंप भी है, राइट विंगर इधर नरेंद्र मोदी भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुल करके जो कल तक
डेमोक्रेटिक पार्टी में भी उनका भरोसा हुआ करता था। एक बिजनेसमैन के रूप में उनका कोई एक किसी पार्टी विशेष की तरफ उनका कोई झुकाव नहीं था। वो व्यक्ति यकायक 2020 के बाद, महामारी के आउटब्रेक होने के बाद कैसे अपना स्टांस बदलता चला गया और उसके बाद यहां इस पोजीशन पे भी आ गया कि उन्होंने खुल करके रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करना शुरू किया। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी से एक व्यक्ति आरएफके रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो एनएचएस के हेल्थ सेक्रेटरी बन चुके हैं, वो रॉबर्ट एफ कैनेडी जो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उनका पूरा खानदान डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखता था। जॉन एफ कैनेडी, उनके चाचा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो डेमोक्रेटिक थे। रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर, उनके पिता, वो डेमोक्रेटिक थे। और ये खुद भी डेमोक्रेटिक पार्टी से जिनका संबंध था, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी भी इस बार करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट के रूप में। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक पार्टी उनको समर्थन करती तो उस रूप में, चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी उनको समर्थन नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। और महामारी के बाद तो समझिए कि लॉगर हेड पर थे, आमने सामने लड़ाई कर रहे थे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन के दलाल और सोरोस और गेट्स से सीधा सीधा। उन्होंने एक किताब लिख दी थी कि जॉर्ज सोरोस की क्या भूमिका है वो तो बाद में, लेकिन बिल गेट्स, एंथनी फॉची और फार्मा का कोलैबोरेशन क्या है, और वो पूरी दुनिया को फार्मा के सहारे कैसे नियंत्रित करना चाहता है। फार्मा के सहारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके दुनिया भर के पॉपुलेशन को नियंत्रित करने का उनका प्लान चल रहा है। और इसमें मल्टी बिलियन डॉलर का उनका बाजार भी है, जो उससे वो पैसे की उगाही कर रहा है। इसको एक्सपोज किया था रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने। और 2020 में जैसे ही ये पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ, इस पेंडेमिक का भी खुलासा किया था रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कि इसके पीछे का खेल क्या है। क्यों बिल गेट्स 2000 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनने के बाद कॉन्स्टेंटली महामारी के आउटब्रेक होने की खबरें, महामारी आने की बात, महामारी लेके आने की बात होती रही। कभी एपिडेमिक के रूप में, कभी छोटी महामारी, कभी महामारी, बड़ी महामारी पेंडेमिक के रूप में। ये लगातार कांस्टेंट एफर्ट चलता रहा घोषित करवाने का। कभी H1N1, कभी इबोला, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोच, कभी मंकी पॉक्स। ये सारे नाम अलग अलग डाल करके, नए नए वायरस का नामकरण करके ये बहुत कोशिश की गई कि महामारी को डिक्लेयर करवाया जाए। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको बहुत बड़ा एक्सपोजे किया था आरएफ कैनेडी ने।